हाँ भाई, आज सामाजिक विज्ञान भूगोल का पहला चैप्टर पढ़ेंगे अपन, संसाधन एवं विकास। आज है हमारा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में पहली किताब कौन सी पढ़ेंगे अपन? भूगोल। अच्छा, भूगोल का मतलब क्या होता है? भू मतलब होती है धरती, धरती पृथ्वी है, धरती या पृथ्वी। और गोल मतलब इसकी क्या दे रखी है? आकृति। गोल मतलब इसकी क्या दे रखी है? आकृति। ऐसी धरती या ऐसी चीज जो क्या है? गोल, उसे क्या कहा गया? भूगोल। उसे क्या कहा गया? भूगोल। अब भूगोल का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन भूगोल में होता क्या है? तो भूगोल में होता यह है कि हम रहते हैं पृथ्वी के अंदर। किसमें रहते हैं? तो ध्यान से समझना, पृथ्वी के अंदर रह रहे हैं, तो पृथ्वी के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज हैं, उन सभी का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत आता है। सभी का बोल रहा हूं मैं। जैसे धरती के अंदर नदियां हैं, तो हम नदियां पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। वन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? 9th क्लास में पढ़ा होगा। उष्णकटिबंधीय वन, मैंग्रोव वन, है ना, पर्णपाती वन, सदाबहार वन, पढ़े कि नहीं पढ़े? नदियां पढ़ी, वन पढ़े, वनस्पति पढ़ी कि नहीं पढ़ी? वनस्पतियों में तुम अभयारण्य पढ़ते हो, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हो, अभयारण्य पढ़ते हो, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हो, जैव विविधता पढ़ते हो। तो किसके बारे में बताता है? वनस्पति के बारे में तो बताता है। और जलवायु पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जलवायु पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हमारे भारत में 6 प्रकार की ऋतुएं हैं, तो ये क्या है? जलवायु तो है, जलवायु तो है। और हम क्या पढ़ेंगे? फसलों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फसलों के बारे में पढ़ेंगे। 10वीं में है, ये सब 9th में पढ़ा तुमने। ये सब किस में पढ़ा? 9th में। ये किस में पढ़ोगे? 10th में। फसल है, मिट्टी है। फसल किस पर डिपेंड करती है? मिट्टी पर डिपेंड करती है। फसल है, मिट्टी है, और 2 क्षेत्र है अपने द्वारा लगाए गए 2 क्षेत्र। भाई, सीमेंट फैक्ट्री लगाई, लोहे की फैक्ट्री लगाई, हाँ। धरती के अंदर पाए जाने वाले खनिज, धरती के अंदर जो गड़े हुए होते हैं ना, उनको खनिज कहते हैं। भूगर्भ से निकाला जाता है। भूगर्भ, भूमि का गर्भ, भूगर्भ, भूमि का गर्भ मतलब अंदर। तो धरती से निकाले गए जितने भी खनिज हैं, उनको हम पढ़ेंगे। खनिजों द्वारा बनाए गए उनके उद्योग, वो हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज किसमें पढ़ रहे हैं हम? तो ये पूरा पृथ्वी में ही पाया जाता है ना भाई। ये पूरा किसमें पाया जाता है? पृथ्वी में ही पाया जाता है। इसलिए हम इसको भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। हमने अपने आप को कितना डेवलप करा, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते हैं विकास, इसको भी तो पढ़ेंगे। अपने चीजों के लिए अपन ने किन किन नई चीजों को बनाया, उनको जैसे अपन बोल देते हैं परिवहन। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिन चीजों का अपन उपयोग करते हैं, उन्हें क्या बोल देते हैं? परिवहन। तो ये सब किसमें पढ़ते हैं अपन? अगर मैं सभी का अध्ययन करूं एक साथ, तो ये अध्ययन होगा भूगोल के अंदर। किसके अंदर होगा? और यदि मैं किसी एक विशेष को उठा के अगर मैं करूं, तो वो अपने ही डिपार्टमेंट में चला जाएगा। जैसे मान लो पृथ्वी के अंदर मानव रहता है ना। मानव ने अपने हिसाब से परिवहन बनाया, वायुयान, सड़क यान, रेल यान, है ना, ट्रेन बना दी, प्लेन बना दिया, गाड़ियां बना दी। तो मानव ने तो बनाया ना भाई, किसी और ने तो नहीं बनाया।
किसके लिए बनाए? अपनी सुविधा के लिए बनाए। उनको क्या कहा गया? परिवहन का। क्या कहा? परिवहन। तो परिवहन बनाया, वो हमारे लिए बनाया, अपने लिए बनाया। अगर मैं केवल मानव के बारे में रिसर्च करूं तो भाई साहब ये चला जाएगा डिपार्टमेंट विज्ञान के पास। केवल मानव के पास करूं, केवल और केवल किसके पास, किसका करूं मैं रिसर्च? किस पर करूं? मानव पर करूं, तो किस पे चला जाएगा? विज्ञान के पास चला जाएगा ये डिपार्टमेंट, जिसको तुम इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हो। पेड़ पौधों की जानकारी प्राप्त करना है तो उसको वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं मान लो इसकी रिसर्च करूंगा, अब इसके साथ तो ये भी रिसर्च हो जाएगी। वन है तो उसमें पत्तियां होती हैं, तो ये किस में चला जाएगा? वनस्पति विज्ञान में। और वनस्पति के पास चला गया, वनस्पति विज्ञान के पास चला गया तो मतलब बॉटनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉटनी। तो हम पढ़ेंगे भूगोल, जो संपूर्ण पृथ्वी की जानकारी हमको देता है। संपूर्ण पृथ्वी में क्या क्या चीजें हमने उपज करी, क्या क्या हमने बनाया और क्या क्या हमने विकसित किया, इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। जिसमें तुम्हारा भूगोल का पहला चैप्टर है। देखो मैं तुम्हें लिखवाऊंगा नहीं इसमें तुम्हें नोट्स भेजूंगा। इसमें तुम्हें एक पूरा चैप्टर समझाऊंगा अच्छी तरीके से, फिर जो ग्रुप बनेगा उसमें नोट्स डाल दूंगा, वो नोट्स तुम्हें उतारना है। ठीक है भाई? जो उतारना चाहे उतार लेना, जो प्रिंट करवाना चाहे प्रिंट करवा लेना। क्लियर है? कोई दिक्कत? देखो भाई, पहला चैप्टर है हमारा संसाधन एवं विकास। यही है, संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। अब इन दो शब्दों का मतलब समझो पहले। संसाधन जो आवश्यकताओं को पूर्ण करे, आवश्यकताओं को पूर्ण करे, वो क्या है? अपना संसाधन। और इन्हीं संसाधनों का अपन डेवलपमेंट कर दें, विकसित कर दें, वो अपना क्या कहलाया भाई? विकास। क्या कहलाया? विकास। आई की बात नहीं आई समझ में? पुराने जमाने में हम पहले बैलगाड़ी पे चलते थे। लंबी दूरी यात्रा हम बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी या घोड़ा गाड़ी से करते थे। वो हमारा संसाधन था। समय रहते रहते हमने उनको डेवलप करना शुरू कर दिया, और आज कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, रेलगाड़ी हो गई, बस हो गई। तो वो हमने विकसित किया कि नहीं करा? तो संसाधनों के साथ साथ हमें भी विकसित हुआ, हम भी विकसित हुए, हमें भी विकास करना पड़ा। समय के साथ साथ हम भी विकास के आगे बढ़े। तो लड़के के आगे नहीं बढ़े, विकास नाम का है ना, एक विकास, एक डेवलपमेंट है। तो आवश्यकताओं को पूर्ण करे, वो क्या कहलाया? हमारा संसाधन। और उन्हीं संसाधनों को हमने अपडेट करते रहे समय समय पर हम उनको विकसित करते रहे। इसलिए जिस देश में विकसित हुआ उस देश का विकास हुआ। उस देश का क्या हुआ? विकास। आई की बात नहीं आई समझ में? मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो वही विकास है। आई बात समझ में? अब संसाधन जो है, सर्वप्रथम हमको संसाधन देने वाली जो चीज थी वो थी प्रकृति। वो कौन सी थी? प्रकृति। तो इसलिए संसाधन दो प्रकार के हैं कि एक तो है प्राकृतिक, एक कौन सा प्रकार है? प्राकृतिक, और एक है मानव निर्मित। एक है प्राकृतिक और एक क्या है? मानव निर्मित। प्रकृति से प्राप्त ऐसे संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाए वो प्राकृतिक कहलाए। ऐसे संसाधन
जो प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाई, लेकिन हमने अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उनका डेवलपमेंट किया, उनको विकसित किया, वो मानव निर्मित। आई की बात नहीं आई समझ में? क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, ये दो प्रकार के हैं, जरा बताओ कि कौन कौन से हैं? किताब कोई नहीं लाया? नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय, ये दो प्रकार के हैं, नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय। देखो, जब ये तुम्हारा सिलेबस कम नहीं हुआ था ना, तब सभी की परिभाषाएं थी हमारे पास। नवीनकरणीय किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा थी। अनवीनकरणीय किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा थी। लेकिन अब तुम्हारा कोर्स हट गया, कोर्स हटा तो इस चैप्टर का 2 पेज हटे हैं बस। उन 2 पेजों में इसकी परिभाषाएं छुपी हुई थी, नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय। इनका अर्थ है कि एक बार जो बना लिया उसका दोबारा उपयोग में ले सकते हैं, वो नवीनकरणीय में चला गया। मेरे पास लोहे की कुर्सी थी, मैं खूब बैठ लिया, मेरा जी भर गया उससे बैठे बैठे, बेची, अगले को दी, उसने लोहे को पिघलाया, पिघलाकर उसका आकार बदला, कुछ और बना दिया उसको। अनवीनकरणीय, जो एक बार मिल गया उसके बाद उसका उपयोग नहीं कर सकते, लास्ट है, अंतिम चरण में खत्म। उसके बाद आई की बात नहीं आई समझ में। अब इसके बाद आता है नवीनकरणीय। और नवीनकरणीय भी 2 प्रकार के हैं। नवीनकरणीय कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से? सतत और सतत किसे कहते हैं और जैव किसे कहते हैं? देखो, इसका तुम्हारी किताब में सिर्फ उदाहरण दे रखा है बस। सतत में पवन और जल, जो हम इसको दोबारा बना सकते हैं। पवन बना तो नहीं सकते, लेकिन इसका उपयोग करके कुछ अलग चीजें बना सकते हैं। जैसे पवन से पवन चक्की लगा दी हमने, हम उससे बिजली बना रहे हैं। हम उससे क्या बना रहे हैं? बिजली। हमने पानी इकट्ठा कर लिया, बांध बना दिया, बांध का गेट खोला, गेट का पानी जैसे टरबाइन पर गिरा, टरबाइन घूमने लगेगा। टरबाइन मतलब बड़े बड़े पंखे, जो अपने उल्टा लटक रहा है, वो इसको सीधा कर दो बस। इसमें 3 पंखुड़ी, इसमें 10 पंखुड़ी कर दो, और इसी के ऊपर पानी की इस तरीके से होते हैं टरबाइन के पंखे, इस तरीके से होता है टेढ़े, और पानी गिरता है यहाँ पे। तो पानी गिरता है तो ये आगे खिसकता है, रेगुलर गिरता है तो टरबाइन धीरे धीरे अपनी गति पकड़ता रहता है, और गति आरपीएम पे मापी जाती है, राउंड पर मिनट, आरपीएम। उससे क्या बनती है? बिजली। तो सतत है कि नहीं है? जैव है हम। दूसरा आता है जैव। जैव में तुम्हारे उदाहरण दे रखे हैं। जैव में 2 उदाहरण दे रखे हैं, एक तो है प्राकृतिक और एक वन्य जीव। देखो, एक तो है वनस्पति, जैव में क्या हो जाएगी? वनस्पति। और एक क्या हो जाएगा? वन्य जीव। सजीवों की श्रेणी में जो सजीव श्रेणी है वो किस में आती है? जैव में। वनस्पति है, सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। सजीव किसे कहते हैं? जो श्वास लेते हो और स्वयं भोजन बनाते हो, वो किस में आ जाते हैं? सजीव में। तो वनस्पति स्वयं भोजन बनाती है, सुबह सुबह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, और रोटी थोड़ी बनाएगी। वो कह रहा तो सुबह उठ के पेड़ की पत्ती बोलेगी, चलो जी मैं रोटी बना लेती हूँ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और वन्य जीव तो हम कोई अलग अलग थोड़ी है, हम भी वन्य जीव हैं। पहले तो जंगलों में रहते थे, आजकल घर बनाने लग गए, तो हम भी किस में आते हैं? वन्य जीवों। आई की बात नहीं आई समझ में? क्लियर है? इसके बाद प्रकार कौन सा है भाई?
अनवीन करने का। किसका है? अनवीन करने का। अनवीन करने की दो भागों में बांटा गया है, एक तो है चक्रीय और एक है अचक्रीय। एक तो है चक्रीय, एक क्या है? चक्रीय, जिसका उपयोग पुनः कर सकते हैं, बार बार किया जा सकता है, उसे चक्रीय कहते हैं। और जिसका उपयोग बार बार नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं? जैसे मैं लकड़ी ले लूं, चक्रीय में तो कोई दिक्कत थोड़ी है। लकड़ी को अध जला करा, आधा जलाया, कोयला बना। क्या बना? कोयले को फिर बाद में जला सकता हूं, तो दो बार उपयोग में लिया कि नहीं लिया? और अचक्रीय में मैं जीवाश्म ईंधन ले लेता हूं। जीवाश्म ईंधन का मतलब है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि। तो ये जीवाश्म ईंधन है कि नहीं है? एक बार गाड़ी में डाला तो पीछे वापस बना सकते हो क्या? पेट्रोल जितना डाला उतना गाड़ी से वापस उतना बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। तो वो किस में आ जाएगा? अचक्रीय। किसमें आ जाएगा? आई की बात नहीं है समझ में? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को भी? अच्छा, अब इसमें देखो मानव निर्मित। मानव निर्मित में दो प्रकार हैं। मानव निर्मित में कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। एक तो है संसाधन एवं संस्थान। संसाधन एवं संस्थान। मानव ने अपने आप को संस्थान, अपने लिए संस्थान बनाए, संसाधन बनाए। क्या बनाए? तो उसके लिए संस्थान की तो जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तुम जब पैदा हुए, स्कूल जाना शुरू करा तुमने, अब स्कूल तो छोड़ो, तुम 9th से 10th में आए। 9th से 10th में आए तो 10th का कोई भी सब टॉपिक तुम्हें नहीं पता। 10th का कोई भी टॉपिक तुम्हें नहीं पता। अब तुम उसको पढ़ना शुरू करा। अब तुम्हें क्या करना पड़ रहा है? पढ़ना शुरू करना पड़ रहा है। तो जैसे ही पढ़ना शुरू कर रहे हो तुम, तो धीरे धीरे तुम्हारी नॉलेज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? पहली बार मोटरसाइकिल ये तो है नहीं कि खुले आसमान में बनाई है। धरती मेरी, धरता में वो डायलॉग है कि धरती मेरी सोने की जगह और आसमान मेरी छत। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। कोई भी चीज़ अपन ने डेवलप करी है तो उसके लिए फैक्ट्रियों की जरूरत पड़ती है। तो संस्थान फैक्ट्रियों को मान लो। संस्थान किसको मान लो? फैक्ट्रियों। और संसाधन जो हमारा बना है, ये जो पेन बना है, ये पेन ये तो है नहीं बाहर प्लास्टिक इकट्ठा करा, उसको पिघलाया और बना दिया। बनाया तो फैक्ट्री में ही था ना। तो ये संस्थान में आई की बात नहीं आई समझ में? दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। मात्रा एवं गुणवत्ता। मात्रा मतलब होता है क्वांटिटी, गुणवत्ता मतलब होता है क्वालिटी। मनुष्य ने कुछ चीजें ऐसी बनाई है जो हमारे हिसाब से मात्रा पर डिपेंड है, और कुछ चीजें ऐसी है जिनकी गुणवत्ता पर डिपेंड है। अगर गुणवत्ता अच्छी है तो हमारे लिए अच्छी है। कुछ वस्तु ऐसी है जो मात्रा में अच्छी है। आई की बात नहीं आई समझ में? लेकिन हम इतने अच्छे इंसान हैं, अच्छा मतलब समझ लेना अपोजिट। हम इतने अच्छे इंसान हैं कि हम हर चीज में मात्रा में ढूंढते हैं। हम गुणवत्ता चाहते ही नहीं है। क्या करेंगे गुणवत्ता? अगर कोई व्यक्ति हमें, देखो जापान का एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ पर भारत में BS4 इंजन चालू हुआ। पहली बार भारत में BS4 इंजन चालू हुआ। इस इंजन की खासियत ये थी कि ये कम फेंकता था धुआं, प्रदूषण कम करता था। तो भारत ने, सरकार जो भारत की सरकार थी, भारत की सरकार ने एक नियम निकाला कि भाई साहब BS4 की ही गाड़ियां बेची जाएंगी, BS2 की गाड़ियां नहीं बेची जाएंगी। क्योंकि BS2 जो इंजन था ना, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करता था, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा वो पॉल्यूशन करता था। CO2 का लेवल बहुत ज्यादा फेंकता था, और अगर ज्यादा हो जाता तो CO भी फेंक देता था। तो ये इसका प्रतिबंध लगा दिया।
प्रतिबंध इस पे लगाया कि कोई भी कंपनी नहीं बेचेगी, इसका उपयोग करना बंद कर दिया। अब से जो भी गाड़ी बिकेगी वो किस पर बिकेगी? BS4 इंजन वाले पे बिकेगी, जो भी है वो BS4 की बिकेगी। हमारे भारत की कंपनियों ने, जब ये नियम यहाँ लागू हुआ था ना, भारत की कंपनियों ने सस्ते दाम पर गाड़ियों को बेचा था और लोग वह जाके खरीदने लगे थे, क्योंकि उनको इसकी परवाह नहीं थी कि इससे हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे वायु को, हमारी ये जो प्राण जाए दायनी जो ऑक्सीजन है, इसको नुकसान पहुंचने दो। घर में मोटरसाइकिल तो आएगी भाई। हमने ध्यान सिर्फ इस पे रखा। जापान में यही कंडीशन हुई। जापान का एक भी व्यक्ति ने BS2 इंजन खरीदा ही नहीं। BS2 इंजन वाली गाड़ी को खरीदा ही नहीं, जबकि कंपनियों ने खूब तगड़ी छूट दी थी, क्योंकि वो राष्ट्र की सोचते हैं, हम अपनी सोचते हैं। हम अपनी सोचने वाले, वो राष्ट्र की सोचने वाले। इस कारण से ही मात्रा और गुणवत्ता की बात होती है कि मानव ने जो निर्माण किया है वो कुछ मात्रा पर भी डिपेंड है और कुछ गुणवत्ता पे भी डिपेंड है। आई की बात नहीं आई समझ में? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अब संसाधनों के प्रकार अपन ने इस तरीके से पढ़े। अब थोड़ा सा इनको डिफाइन करके पढ़ लेते हैं। देखो, संसाधनों के प्रकार, संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के भाई प्रकार। इसमें पहला है उत्पत्ति के आधार पर। इसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। एक है जैव और एक क्या है? अजैव। एक तो है जैव और एक क्या है? जैव किसे कहते हैं? जो जीवमंडल से पाया गया हो। ऐसे संसाधन जो जीवमंडल से पाए गए उन्हें क्या कहा गया? जैव। और ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से पाया गया, या जीवित वस्तुओं से पाया गया, जीव, यह जीवित से पाया गया है मतलब, और ये किससे पाया गया? निर्जीव से। ऐसे संसाधन जो निर्जीव हैं और ऐसे संसाधन जो जीवित हैं। निर्जीव या पैन है निर्जीव, तो ये कौन सा संसाधन है भाई? आई की बात नहीं आई समझ में? आई कि नहीं आई? दूसरा टॉपिक है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के ये दो प्रकार के हैं, जो अभी अभी करा अपन ने, नवीनकरणीय और नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय की परिभाषा सुनो। नवीनकरणीय ऐसे संसाधन जिनका उपयोग अपन बार बार ले सकते हैं, जिनका उपयोग अपन वो कौन से संसाधन कहलाएंगे? जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। देखो, पवन ऊर्जा तुम जानते हो, पवन चक्की लगा दी। सौर ऊर्जा जानते हो, सोलर पैनल। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा नहीं जानते हो, समुद्र में उठने वाले ज्वारों के कारण बनने वाली ऊर्जा। हमारे भारत में कई जगह क्या करते हैं, जब बड़ी बड़ी लहरें उठती है समुद्र में, उनसे हम बिजली उत्पादन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो पानी इकट्ठा होता वापस बहता है, टरबाइन तो घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा? तो ज्वारीय ऊर्जा। अनवीनकरणीय ऐसे संसाधन जिनका उपयोग केवल एक बार कर सकते हैं, उनके बाद उनका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते, और इनको ईंधन बनने में
या संसाधन बनने में वर्षों लग जाते हैं भाई। अनवीनकरणीय संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग बनाने में या उपयोग करने में वर्षों लग जाते हैं, जैसे हमारा जीवाश्म ईंधन। जो आज के जमाने में कोयला निकल रहा है, पेट्रोल निकल रहा है ना, इसको बनने में 6000 करोड़ साल लगे तब जाके बनाए। कितना साल लगे भाई? 6000 करोड़ साल लगे तब जाके कहीं पे इस संसाधन का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। आई की बात नहीं आई समझ में? इसी के दो भाग है भाई, अनवीनकरणीय के चक्रीय और अचक्रीय। इसी के है ना, चक्रीय और अचक्रीय। क्लियर है? अगला है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार से हैं भाई। कितने प्रकार के हैं? पहला है व्यक्तिगत। पहला कौन सा है? व्यक्तिगत। दूसरा है राष्ट्रीय और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय। एक और दे रखा है क्या? समुदाय। 4 दे रखे हैं क्या इसमें? वैसे 3 ही होते हैं। चलो कोई नहीं, समुदाय भी ले लो यार, पढ़ क्या जा रहा है, और पढ़ लेंगे। पहला देखो व्यक्तिगत। अरे तुम्हारे घर पे घर है? अरे घर पे तो घर ही रहता है। तुम्हारे पास घर है, तुम्हारा नहीं, पिताजी का है। पिताजी के नाम रजिस्ट्री हो रही है, तो घर का मालिक कौन? पिताजी हैं, तो उनका मालिक एक ही है ना, व्यक्तिगत है भाई वो। मतलब कोई बाहर का व्यक्ति उसको यूज में नहीं ले सकता। खुद की संपत्ति है, देखे तो देखे। दूसरा समुदाय। 2 या 2 से अधिक जब लोग, 2 दोस्त आपस में मिलते हैं, यार मेरे पास पैसा तेरे पास दिमाग, चल बिजनेस करते हैं, तो समुदाय हुआ है कि नहीं हुआ? अपने यहाँ पर बीसी चलती है, चिटफंडी योजना। बीसी छोटा समूह इकट्ठा, छोटी बैंक खोल लेता घर में ही। तो एक समूह खोलता है ना, समुदाय खोलता है कि नहीं खोलता? कुछ लोगों का समूह, तो क्या कहलाया? समुदाय। उनके अलावा कोई यूज नहीं कर सकता उस चीज को। मैं बीसी नहीं भरता हूं, तो मैं बीसी वाले के पास जाके थोड़ी बोलूंगा ला बीसी का पैसा मेरे को दे दे, तू भगा देगा, चल यहाँ से। अगला है राष्ट्रीय। इसका स्वामी भारतीय सरकार है भाई। कौन है इसका स्वामी? भारतीय सरकार है, लेकिन उपयोग में सब ले सकते हैं। राष्ट्र की संपत्ति। किसकी संपत्ति? राष्ट्र की संपत्ति। मतलब अपनी सड़क है, किसकी संपत्ति है? राष्ट्र की संपत्ति है, लेकिन उपयोग में कौन ले रहे हैं? हम ले रहे हैं ना, नहीं ले रहे? ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? ले रहे हैं ना। तो वो कौन सी संपत्ति कहलाई? वो कहते हैं ना कि भारतीय रेल आप राष्ट्रीय संपत्ति है, या ये भी लिखा हुआ मिला होगा तुमको, भारतीय रेल आपकी संपत्ति है। उसी लाइन को सोचकर लोग बाग उसके पंखों को फाड़ लाते हैं, सब हमारी संपत्ति, यहाँ क्या कर रहा है, घर पे चलेगा ये तो। होता है कि नहीं होता? और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। देखो मैं अपने देश में रह रहा हूं, मैं अपने देश के किसी भी राज्य के, किसी भी शहर के, किसी भी गांव के, किसी भी छोटे कस्बे में जाके वहां रुक सकता हूं। ये मुझे छूट है? मैं चाहूं नहीं, मैं तो पाकिस्तान जाकर रुकूंगा। मेरे पास कोई कागज नहीं, कोई कुछ नहीं, बॉर्डर पर जाते गोली मार देंगे, मैं आया बड़ा यहाँ रहने वाला। हर देश की अपनी एक लिमिट, एक सीमा होती है। यदि उस सीमा के बाहर काम करता है तो उसके पास वो चीज होनी चाहिए जो उसको बचा सकती है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कागज। अंतर्राष्ट्रीय कागज कौन सा होता है? पासपोर्ट, वीजा, यही तो होता है, और क्या होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है? देखो अंतर्राष्ट्रीय के एक बेसिक सा उदाहरण समझो। अपन भारत का नक्शा बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते हैं? अपन भारत का नक्शा बनाते हैं। भारत के नक्शे के नीचे अपना एक और पड़ोसी आता है, श्रीलंका। वो क्यों आता है? क्यों आता है वो?
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा फिक्स कर रखी है। उसमें यह लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कि जमीन से 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील एनएम, जमीन से 200 नॉटिकल मील तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्टार्ट हो जाती है। 100 नॉटिकल मील तक आप समुद्र के अंदर कोई भी खनिज पदार्थ है वो निकाल सकते हो। समुद्र की दूरी नॉटिकल मील में नापी जाती है, ठीक है। 100 नॉटिकल मील तक तो अपन खुदाई कर सकते हैं समुद्र के अंदर, लेकिन 100 के बाद हम खुदाई नहीं कर सकते। अब 200 नॉटिकल मील हमको नक्शे में बताना पड़ता है, ये हमारे नियमों के अनुसार है। अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम में यह है कि कोई भी देश अगर उसके पास समुद्री सीमा है तो वो अपने नक्शे के अंदर 200 नॉटिकल मील तक प्रदर्शित करेगा, और हमारे पास तो है समुद्री सीमा। अब 200 नॉटिकल मील जब हम नापते हैं तो श्रीलंका भी साथ में आ जाता है, इसलिए हमारे नक्शे में नीचे श्रीलंका आता है। पता चली कि बात नहीं चली? समझ गए ना? अंतर्राष्ट्रीय नियम का, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कानून के तहत जल विभाग का ये नियम है कि कोई भी देश जिसके पास समुद्री सीमा है उस देश को 200 नॉटिकल मील तक अपने नक्शे में शो करना पड़ेगा, और इसी शो के चक्कर में हमारा श्रीलंका शो हो जाता है। आई की बात नहीं आई समझ में? और जब श्रीलंका अपना नक्शा बनाता है तो हमारा इतना भारत उसको दिखाना पड़ता है, क्योंकि 200 नॉटिकल मील में आ रहा है। पुराने टाइम पर तो ये सोचते थे शायद हमारा हिस्सा है इसलिए दिखाई दे रहा है ना, जबकि ऐसा संभव नहीं। क्लियर है भाई चारों? ऐसा कोई शब्द है जिसको समझ में नहीं आया हो? यही तो बताया अभी। चलो अच्छी बात है। अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है? एक लिमिट, एक सीमाबद्ध तरीका होता है जिस सीमा तक मैं जा सकता हूं, उसके पश्चात मैं आगे नहीं बढ़ सकता। यदि मेरे पास वो चीजें नहीं है जो मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा का पालन करते हुए पार करूं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का पालन जब भी हो सकता है जब जो चीज अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने की अनुमति देती है वो मेरे पास होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यदि मैं पाकिस्तान जाना चाहूं तो मुझे मेरे पास वो जरूरी कागजी होनी चाहिए जो मैं उसको देकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन भी ना करूं और आराम से पाकिस्तान में एंट्री कर सकता हूं। तो ये स्वामित्व के आधार पर हो गया कि मेरे पास तो कागज है। भाई तुम यहाँ रह रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम भारत के हो? क्योंकि हमको एक दे रखा है आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, कि भाई तुम भारत के हो। तो ये स्वामी तो है, तुम भारत के जनता है, और भारत की जनता स्वामी कहलाती है सरकार के लिए। तो आई की बात नहीं आई समझ में? क्लियर है? और एक और पॉइंट बच रहा है जो है विकास के आधार पर। किसके आधार पर? विकास के आधार पर। विकास के आधार पर। विकास के आधार पर 4 प्रकार दे रखे भाई तुमको। एक तो दे रखा है संभावी, दूसरा क्या है? विकसित, तीसरा भंडार, और चौथा संभावी, विकसित, भंडार, और चौथा संचित कोश। मेरे हिसाब से ये दोनों एक ही होनी चाहिए। एक ही है ना? हाँ, 3 प्रकार के होते हैं विकसित भंडार, है ना? समझो भाई। संभावी क्या है? देखो, हम रेगिस्तानी इलाके हैं। राजस्थान के पास कोई बड़ी चीज नहीं है। राजस्थान के पास कोई ऐसी चीज नहीं पाई जाती
एक सिर्फ हमारे पास अभ्रक पाया जाता है और तांबा निकलता है। ठीक है, अभ्रक खनिज संसाधन आएंगे जब बताऊंगा अभ्रक। ठीक है, अभ्रक तुम जान जाओगे ऑटोमेटिक, साइंस में पढ़ रहे हो ना तुम, ऑटोमेटिक जान जाओगे जिप्सम नाम की कोई चीज होती है जिससे पता है ना। तो सुनो, हमारे यहाँ अभ्रक निकलता है और तांबा निकलता है। तांबा हमारे इतना निकलता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिंधु सभ्यता जो घाटी है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें वो जो दो देश थे, जो शहर थे दो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये यहाँ से खरीद के लेके जाते थे तांबे। तो राजस्थान में सर्वाधिक तांबा निकलता है और राजस्थान के पास सबसे ज्यादा जमीन है, क्योंकि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। हमारे पास इतनी जमीन पड़ी है कि छोटा मोटा गोवा तो नहीं खोल देंगे हम, लेकिन वो जमीन हम उपयोग में नहीं ले रहे। जमीन कौन सी है भाई? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गोवा में तो पानी है, यहाँ पर रेत का पानी है, आ जाओ तैर लो। आई की बात नहीं आई समझ में। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, संभावी, समझना संभावी, ये जो जमीन खाली पड़ी है इसका हम उपयोग ले सकते हैं। पूरे के पूरे खाली जमीन पर अगर हम सोलर पैनल लगा दें, सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए सोलर पैनल लगा दे, तो सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन होगी कि नहीं होगी? ये संभावी में आ गई। ऐसा यदि होता, संभावना हो रही कि नहीं हो रही? जो तुम कहते हो आज शायद छुट्टी होती तो हम ये मजे करते, ये तुम्हारी संभावना है। किताब क्या कहती है? यदि ऐसी संभावना, हम सोच रहे हैं ना, अगर फ्यूचर में अगर ऐसा करना पड़ा तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये संभावी बनी कि नहीं बनी? अरे बनी कि नहीं बनी? बनी सर। आई की बात नहीं आई समझ में? अगला है विकसित भंडार। जिस चीज की हम उपज कर चुके हैं, जिस चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं, कर चुके हैं, उनको भंडार करके रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? क्योंकि भविष्य में कोई पता नहीं है कौन सी चीज कम पड़ जाए। किसान करते कि नहीं करते? 2 महीने बाद महंगी बिकेगी, अभी रख लेते हैं। तो भंडार करा कि नहीं करा? अगला आता है संचित कोष। संचित कोष का एक उदाहरण देता हूं, वैसे समझ जाओगे तुम। संचित मतलब इकट्ठा, कोष मतलब कोई ऐसी जगह है जिसमें वो इकट्ठा कर रखा है। मतलब समझे क्या शब्द का? संचित मतलब इकट्ठा और कोष मतलब एक ऐसी जगह जहां वो इकट्ठा हो रखा है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, लद्दाख में थोरियम मिला है भाई। क्या मिला है? थोरियम। तुम सर से पूछ लेना, साइंस वाले सर से, ये परमाणु बम बनाने में काम में आता है भाई, बिजली उपज में काम आता है। लद्दाख में जब रिसर्च हुई, खोज हुई कि यहाँ पर कौन सा क्या पाया गया खनिज, तो यहाँ पर थोरियम मिला हमें। क्या मिला? और इतना थोरियम मिला, विश्व का सबसे ज्यादा थोरियम पाए जाने वाली जगह का नाम क्या है? थोरियम की मात्रा इतनी है, यदि पूरे थोरियम को निकाल के उससे बिजली पैदा कर लें तो 1 साल तक पूरे विश्व को बिजली फ्री में दे सकते हैं। और पूरा विश्व में 196 देश हैं। और यदि हम भारत की बात करें, निकाल लो भारत में, भूल जाओ 1000 साल तक 24 घंटे लाइट आएगी। एक सिंपल सी चीज समझना, थोरियम के साथ साथ एक और होता है यूरेनियम। इसका भी बम बनता है, इससे भी बिजली पैदा की जाती है। ये ईंधन है भाई, अभी आगे पढ़ेंगे, ये पूरा आएगा इसका। ये भी ईंधन है, ठीक है। इस यूरेनियम की ताकत बताता हूं। 1 मीट्रिक टन, देखो, किलो, क्विंटल, टन,
है ना। फिर उसके बाद 1000 टन, है ना, और 10,000 टन, 1,00,000 टन को मेट्रिक टन बोल रहे हैं। इतना कोयला अगर मैं जलाऊं, उससे जितनी बिजली प्राप्त, जितनी ऊर्जा मिलेगी ना हमको, जितनी ऊर्जा, कितने टन, 1 मेट्रिक टन कोयला जलाने पर जितनी ऊर्जा हमको मिली, उतना अगर मैं 1 ग्राम यूरेनियम जला दूं ना, उतनी मिल जाएगी। और यदि मोटरसाइकिल में 1 ग्राम यूरेनियम मैंने डाल दिया ना, 1 ग्राम, तो गाड़ी लगातार 56,000 किलोमीटर चल सकती है बिना रुके। यूरेनियम की ताकत वो हमारे पास मिला है भाई, थोरियम। तो ये हमारे पास इकट्ठा है। जब भविष्य में सब चीज खत्म हो जाएगी तब हम निकालेंगे, फिर हम बांटेंगे और फिर पैसा कमाएंगे। क्या कमाएंगे? अपना सपना, मनी मनी। क्लियर है? आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है? क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? आगे हम अगले बाद में पढ़ेंगे, अगला चैप्टर का अगली क्लास में। ठीक है?